14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। कश्मीर घाटी में ये एक सामान्य तैनाती मानी जाती थी। इस मार्ग पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी रहती थी और हर संभावित खतरे पर नजर रखी जाती थी। लेकिन उस दिन खतरा सुरक्षा घेरे को पार कर चुका था। करीब 200 किलो विस्फोटकों से भरी एक मारुति इको कार सीधे काफिले की बस से टकराई। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बस के परखच्चे उड़ गए और भारत ने अपने 40 जवान खो दिए। जब शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, पूरा देश गुस्से में था। भारत सरकार पर जवाबी कार्रवाई का जबरदस्त दबाव बन चुका था, लेकिन जवाब देना आसान नहीं था। पिछले संघर्षों के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी किलेबंदी कर रखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि भारत एक पारंपरिक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, जिसका सामना पहले से तैनात सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम कर लेंगे। ऐसे किसी भी हमले के असफल होने का खतरा बहुत बड़ा था और इससे दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ सकता था। भारत को कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद ना हो। लेकिन कार्रवाई से पहले खुफिया एजेंसियों को पूरे षड्यंत्र की तस्वीर समझनी थी। अगले 18 महीनों में एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। जांच में सामने आया कि इस हमले के तार सीधे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और इसका नेतृत्व कर रहा था मसूद अजहर। साजिश की फंडिंग सीमा पार से हुई थी और मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। उमर फारूक, अफगानिस्तान में विस्फोटकों की ट्रेनिंग ले चुका यह कमांडर सीमा पार कर पुलवामा पहुंचा, जहां उसने एक स्थानीय आतंकी नेटवर्क तैयार किया। जांच में यह भी पता चला कि आतंकियों ने आधुनिक लॉजिस्टिक सिस्टम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अमेजन जैसे सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैटरियां और एल्यूमिनियम पाउडर खरीदा और इन्हीं सामग्रियों से आईईडी तैयार किया गया। फरवरी के पहले सप्ताह तक बम पूरी तरह तैयार था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण हमला टालना पड़ा। 14 फरवरी को मौसम साफ हुआ और उसी दिन इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला अंजाम दिया गया। अब भारत के पास पक्के सबूत थे। सरकार ने नई दिल्ली में आपातकालीन बैठकें बुलाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की। जमीनी हमले का विकल्प खारिज कर दिया गया। फैसला लिया गया कि इस बार हमला हवा से होगा। लक्ष्य था पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी प्रशिक्षण शिविर। भारतीय वायुसेना ने गुप्त तैयारी शुरू कर दी। एयरबेस हाई अलर्ट पर रखे गए, डिजिटल ब्लैकआउट लागू किया गया और दुश्मन की निगरानी के लिए नेत्रा AEW&C विमान तैनात किए गए। हमले की जिम्मेदारी दी गई मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार की। अंधेरे और रडार जैमिंग की आड़ में मिराज जेट बालाकोट पहुंचे और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सटीक बम गिराए गए। पाकिस्तानी वायुसेना प्रतिक्रिया देती उससे पहले मिशन पूरा हो चुका था। भारत ने साफ संदेश दे दिया था, अब सीमा पार बैठे आतंकी सुरक्षित नहीं है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हवाई कार्रवाई की कोशिश की। भारतीय रडार ने तुरंत दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर लिया और आसमान में शुरू हुई एक खतरनाक डॉग फाइट। इसी दौरान एक भारतीय MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया, लेकिन इस लड़ाई की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का विमान क्षतिग्रस्त हो गया और वह पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में जा गिरा। उन्होंने सुरक्षित इजेक्ट किया, लेकिन तुरंत पकड़ लिए गए। अगले 48 घंटे पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान पर टिकी रही। अंतर्राष्ट्रीय दबाव वहां बढ़ता गया और आखिरकार 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए। बाद की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बालाकोट सिर्फ एक ट्रेनिंग कैंप नहीं, वह एक सक्रिय स्टेजिंग ग्राउंड था, जहां दूसरे और उससे भी बड़े आत्मघाती मिशन की तैयारी चल रही थी। भारतीय वायुसेना के हमले ने उस पूरे ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। पुलवामा हमले से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक के ये 15 दिन दक्षिण एशिया की सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल गए। भारत ने दिखा दिया कि सीमा पार आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ चेतावनी नहीं होगा, बल्कि सटीक, तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई होगी।